आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बुंदेलखंड के जल विहार महोत्सव की भी है। यूपी के झांसी जिले के मौरानीपुर में आयोजित जल विहार महोत्सव में दर्शकों को बुंदेलखंडी संस्कृति से परिचित होने के साथ ही लोक नृत्य का आनंद लेने का अवसर मिला। इस मौके पर अखिल भारतीय बुंदेलखंडी राई और नृत्य प्रतियोगिता की छटा देखते ही बने। एक तरफ लोकगीतों की सुरीली तान गूंज रही थी तो दूसरी ओर चल रहे नृत्य पर दर्शक भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। मौरानीपुर में आयोजित ये 157वां प्रांतीय मेला महज एक आयोजन नहीं बल्कि बुंदेलखंड की समृद्ध परंपरा, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर के संगम के समान है। बिहार के गया जी में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेले में आम से लेकर खास तक पहुंच रहे हैं। यहाँ के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के देवघाट में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग पिंडदान और तर्पण करते नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गया जी पहुंचे। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री भी उनके साथ गया जी पहुंचे। लालू प्रसाद यादव ने विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद विष्णुपद मंदिर के नजदीक उन्होंने पिंडदान और तर्पण किया। गया जी के पितृपक्ष मेले को लेकर मान्यता है कि इसमें पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष और मुक्ति मिलती है और इसके बदले पिंडदान और तर्पण करने वालों को पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में स्वच्छता को लेकर एक व्यक्ति का अंदाज सुर्खियों में है। यहाँ के डग कस्बे के रहने वाले विष्णु भारतेश अपनी बाइक लेकर घर से निकलते हैं। जहाँ गंदगी दिखाई पड़ती है उसे चिमटे से उठाकर डस्टबिन में रखते हैं। साथ ही लोगों को सफाई को लेकर जागरूक भी करते नजर आते हैं। आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ क्योंकि स्वच्छता में संपन्नता है। विष्णु अपनी बाइक पर सफाई का सारा साजो सामान लेकर चलते हैं। बाइक पर उन्होंने स्वच्छ भारत क्रांति भी लिखवा रखा है। ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री हासिल कर चुके 44 साल के विष्णु की पिछले 8 साल से स्वच्छता को लेकर हर दिन अपने मिशन पर इसी तरह निकलते हैं। शुरुआत उन्होंने अपने कस्बे से की और बाद में आसपास के गांव में भी स्वच्छता का संदेश लेकर पहुंचने लगे। विष्णु साल 2000 में कुवैत गए थे जहां की साफ सफाई से प्रेरित होकर वो अब यहाँ स्वच्छता की मुहिम में जुटे हुए हैं। साथ ही डग कस्बे में कपड़े की छोटी सी दुकान और सिलाई का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। देश को स्वच्छ कौन करेगा? जोर से बोलो, कौन करेगा? और जोर से बोलो, कौन करेगा? गुजरात के महिसागर जिले के इस रितु सिंह ना मोवाड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ ही शतरंज का पाठ भी पढ़ाया जाता है। यहां गणित के टीचर संदीप उपाध्याय बच्चों को चेस की चालों का ज्ञान देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस स्कूल के स्टूडेंट जिला स्तर से लेकर राज्य स्तरीय चेस टूर्नामेंट तक में शानदार प्रदर्शन करते हुए ढेर सारे मेडल भी हासिल कर चुके हैं। टीचर संदीप उपाध्याय करीब हर महीने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा शतरंज किट, इस गेम से जुड़ी किताबों से लेकर बच्चों की प्रतियोगिता में एंट्री फी और उनके आने जाने तक पर खर्च करते हैं। यहाँ पढ़ाई के दौरान शतरंज सीखने के बाद गुजरात सरकार की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बच्चों से पास करते हैं और फिर जिला स्तरीय शतरंज खेल स्कूल कार्यक्रम के तहत वडोदरा के स्कूलों में उनका ट्रांसफर हो जाता है, जहां मुफ्त शिक्षा, छात्रावास और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि आगे जाकर अच्छा चेस प्लेयर तैयार हो सके। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक युवक 5 साल के एक बच्चे के लिए ढाल बनकर सांड के सामने आ गया, जिससे बच्चा सांड के हमले से बच सका। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि सांड बच्चे पर हमला करने की कोशिश करता है। इसी दौरान युवक बच्चे को बचाने दौड़ा और उसके ऊपर लेट गया, जिसके बाद सांड ने युवक पर हमला शुरू कर दिया, जिसमें वो घायल भी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिस तरह हिम्मत दिखाते उसने बच्चे को सांड से बचाया, वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं पंजाब और हिमाचल में कैसे किया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू। जी हां, पंजाब के 23 में से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और सबसे बुरी हालत सरहदी इलाकों की है, जहां पर बीएसएफ ही बाढ़ से बचाने में लोगों के लिए एकमात्र उम्मीद बनी हुई है। वहीं सेना और एनडीआरएफ की टीमें जी जान से रेस्क्यू में जुटी हुई है और बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही है। वहीं हिमाचल में भी आसमानी कोहराम से तबाही मची है। जगह जगह सैलाब के कहर में लोग फंसे हैं। कहीं रस्सी के सहारे रेस्क्यू चल रहा है तो कहीं बोट और कहीं हेलीकॉप्टर। जबकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। पानी की आफत झेल रहा पंजाब इन दिनों सरहद तक सैलाब में डूबा हुआ है।
और ऐसी सूरत में अगर कोई सैलाब में फंस जाए तो बीएसएफ का चॉपर उसकी मदद को आगे आ रहा है। सैकड़ों हजारों बीघा जमीन और गांव के गांव जब सैलाब के अंदर घिरे हैं तो ऐसे में बीएसएफ के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। गुरदासपुर में भारी बाढ़ की वजह से रावी और उज्ज नदियां उफान पर हैं, जिससे बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है वैसे वैसे बचाव कार्य में तेजी आ रही है। एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी मुहैया करा रहे हैं। जब इनिशियली बाढ़ आई थी तो काफी विकट परिस्थिति थी और ये जो रावी रिवर और उज रिवर के मिलन पॉइंट पर लगभग हम हैं, तो यहाँ पानी काफी बढ़ गया था, तो यहाँ से हम पार नहीं कोई भी जा पा रहे थे, कनेक्टिविटी टूट गई थी। तो अभी थोड़ा पानी कम हुआ और एनडीआरएफ ने काफी प्रयासों से यहाँ पर रास्ता बनाया है। आपने देखा कि पीछे आधा किलोमीटर दूर से हम बोट्स कंधे पर उठाकर लाए और वहां से लॉन्च की। तो इसके माध्यम से लगातार हमने डॉक्टर्स भेजे हैं, रिलीफ मटेरियल भेजा है, पशुओं का चारा और भी जो उन लोगों की आवश्यकता थी वो भेजी है। और जो लोग इवैक्यूएट होना चाहते थे, सुरक्षित स्थान पर आना चाहते थे इन बॉर्डर प्लेस से, तो उनको भी हम वापस लेकर आए। फाजिल्का में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ सैलाब में फंसे लोगों को सेना के जवान रेस्क्यू करने में जुटे हैं। बाढ़ पीड़ितों की तादाद को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ ने कितना कहर मचाया है। हालांकि सेना के जवान रेस्क्यू के साथ ही राहत सामग्री भी घर घर पहुंचा रहे हैं। वहीं मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल भी की जा रही है। भीषण बाढ़ की वजह से फाजिल्का के कावावाली ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा था, लिहाजा आवाजाही और राहत कार्य पहुंचाने के लिए उसके मरम्मत का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन से युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य चल रहा है और नदी के किनारे सैंडबैग्स भी रखे जा रहे हैं। सैलाब से जूझते पंजाब में राहत बचाव की कोशिश में सीमा सुरक्षा बल ने कैसे युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है उसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 69 हेलीकॉप्टर, 45 वाटर विंग और 30 वाहन बाढ़ से राहत बचाव में जुटे हुए हैं। भारत पाकिस्तान की सरहद से बमुश्किल चंद किलोमीटर दूर फिरोजपुर के इलाके में बीएसएफ ने राहत बचाव अभियान चला रखा है। अब इस समय बाढ़ ग्रसित है और कई एनजीओज, कई टीम्स, कई लोकल्स मोर्चे पर डटे हुए हैं। बीएसएफ और आर्मी जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है हर कोने में पहुंचकर, क्योंकि फिरोजपुर हम मौजूद हैं तो फिरोजपुर बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ पर, तो बॉर्डर सीमा में कुछ गांव हैं, कालूवाल, साथ साथ गट्टी, राजो के और ऐसे तमाम 10 से 12 गांव हैं जो इस बाढ़ की चपेट में है। इस समय जहां ये बोट खड़ी है 8 से 10 फीट पानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर धान की फसल होती थी, लेकिन अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर का फासला अलग अलग गांव का है, तो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी बोट्स में, इन्हीं बोट्स के अंदर राशन, मेडिसिन, क्योंकि जो इनके मेडिकल टीम है बीएसएफ की, उनके द्वारा उनको मेडिसिन दी जा रही हैं, साथ साथ राशन पहुंचाया जा रहा है, जो जरूरी सामान है वो पहुंचाया जा रहा है और साथ साथ लोगों का हाल जाना जा रहा है। अगर किसी को रेस्क्यू होना है तो बाहर शहर के अंदर लाकर रेस्क्यू कर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जहां रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं वहां पर उनको छोड़ा जा रहा है। हम इस बोट के जरिए आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि कहां तक बीएसएफ जा रही है और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसी अंदर की स्थिति है गाँव की, जो पूरे तरीके से पहले भी टापू थे लेकिन अब पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। बीएसएफ की टीमें कैसे 10-10 किलोमीटर दूर तक सैलाब में डूबे गांव तक राहत और मदद लेकर पहुंच रही हैं। हम बीएसएफ के साथ बोट के अंदर मौजूद हैं जहां पर भारत सीमा पर आखिरी गांव है, वहां पर राशन ये पहुंचाया जा रहा है, मेडिसिन पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ अभिषेक आनंद जी हैं जो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। सर, क्या क्या चीजें आप लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि कौन कौन से गांव हैं जहां पर सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं? हालांकि चैलेंजेस चलो आपके लिए भी हैं, लेकिन उतने ओवरकम करने में भी ज्यादा माहिर हैं। यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर में एक गांव है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, कालू वाला, जिसके अंदर तकरीबन 100 लोग रहते हैं
लेकिन इस समय में वहां पर 15 से 16 लोग ही मौजूद हैं। लेकिन हम 2-3 बार उन्हें निकालने का प्रयास किए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके जो जानवर हैं 70 के आसपास, वो वहां अभी भी मौजूद हैं, जिस कारण से वो अपने जानवरों के कारण नहीं छोड़ पा रहे, जिसमें भैंस, गायें और अन्य हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीएसएफ की टीम उनके पास सुबह शाम दिन रात हमेशा 24 घंटा उन्हें मदद पहुंचा रही है, चाहे उनका खुद का राशन पानी हो, चाहे जानवरों का फीड हो। काफी देर तक सैलाब का सामना करते हुए मोटर बोट के जरिए बीएसएफ की टीम उस टापूनुमा गांव की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी, जहां बाढ़ के अंदर ही बीएसएफ की पोस्ट भी घिरी हुई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर हम मौजूद हैं और बीएसएफ की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। बीएसएफ बाढ़ से निपटा जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ साथ पेट्रोलिंग भी जारी है। इस समय आप देखिए सामने भारत पाकिस्तान सीमा है। सर, ये भारत पाकिस्तान सीमा है? आपने सही बताया, ये भारत पाकिस्तान सीमा है। यहाँ से तकरीबन जो फेंसिंग की दूरी है ये 400 मीटर है और जीरो लाइन की जो है वो तकरीबन 600 मीटर की दूरी पे है। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी 99 बटालियन की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24/7 इसको मैंड किए हुए है। अभी भी आप देख पा रहे हैं हमारी 3 बोटें जो है पेट्रोलिंग कर रही है पूरी सतलुज रिवर को। तो हमारा जो ये मोटो है इस समय बाढ़ के साथ साथ कि हम पंजाब की बाढ़ और फेंसिंग की बाढ़, जिसको आप फेंसिंग कहते हैं, उसको भी हम कवर करके रखते हैं। किस तरीके की सिचुएशन है सर? लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और खासकर इस इलाके में तो पानी भी क्योंकि काफी कंफ्यूजन पैदा करता होगा, तो ऐसे कोई चैलेंजेस हैं? डिफिकल्टी तो काफी है, लेकिन हमारे पास जो लड़के हैं वो काफी ट्रेंड हैं और सभी इक्विपमेंट को चलाने और उसको मैनेज करने के लिए काबिल हैं। तो हम जब भी किसी को रेस्क्यू करते हैं तो हम पूरे सेफ्टी प्रिकॉशनर को फॉलो करते हैं और बोट को कोशिश करते हैं कि सैलो वाटर तक ले जाएं। डीप चैनल में रेस्क्यू करने की कोशिश जल्दी नहीं करते। बीएसएफ के जवान इस सैलाब की हालत में दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। एक तो उन्हें इसी सैलाब में सरहद की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, दूसरी तरफ सैलाब में घिरे एक एक भारतीय तक राहत और मदद भी पहुंचानी है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ के प्रहार के बीच लोगों की मदद में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से नीचे देखने पर जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं कांगड़ा में प्रधानमंत्री मोदी सबसे कम उम्र के बाढ़ पीड़ित से मिले, जो एक मासूम है। शायद उसे जिंदगी की इन दुश्वारियों का पता भी नहीं है। हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत आई है। महीनों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन बचाव कर्मियों के साहस और शौर्य पर बाढ़ पीड़ितों को बड़ा भरोसा है। इस समय पूरा देश पंजाब और हिमाचल के साथ खड़ा है। सरकार, समाजसेवी संस्था, एक्टर, सिंगर सभी हर तरह से मदद में जुटे हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ राहत देना नहीं बल्कि लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीपी राधाकृष्णन चुने गए देश के नए उपराष्ट्रपति। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। संसद परिसर के वसुंधरा भवन में वोटिंग के जरिए नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसमें संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने मतदान किया। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उन्हें इस चुनाव में 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा के सांसद और झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत दिल्ली सरकार की ओर से 150 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 नए अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही शिक्षा, आवास और परिवहन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। पीएम मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं।
मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। ये अहम फैसला आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में लिया गया। ये व्यवस्था अगले साल यानी 2027 के आम चुनाव से लागू होगी और इसके अलावा बैठक में वाहनों की स्क्रैप नीति पर भी बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने में 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा स्क्रैप करने वाली संस्था को भी लाभ दिया जाएगा। देश में बाढ़ से जूझ रहे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नेक पहल की है। दरअसल सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में 25-25 हजार रुपए दान देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये जानकारी दी गई। साथ ही बाढ़ प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदना और सामान्य स्थिति की बहाली की भी उम्मीद जताई गई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने यहां सरदार सरोवर नर्मदा बांध का भी दौरा किया। इस मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास एवं पर्यटन नियामक प्राधिकरण की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में सरदार पटेल की एक प्रतिकृति और एक कॉफी टेबल बुक भी भेंट की गई। मौसम में सुधार के बाद बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम की यात्रा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में श्रद्धालु अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए भी बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। न्यूज़ पथ में अब बात करते हैं कि रेल यात्रियों को अब फर्जी वेंडर्स नहीं ठग सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि रेल में सफर के दौरान अक्सर ऐसी शिकायतें और तमाम तस्वीरें सामने आती थी जिसमें यात्री फर्जी और अवैध वेंडर्स के शिकार हो जाते थे। इसी समस्या पर लगाम लगाने के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन ने वाराणसी से एक नई मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत सभी वेंडर्स को रेलवे की तरफ से QR कोड बेस्ड ID कार्ड मुहैया कराया जाएगा, जिसमें न केवल वेंडर्स की बड़ी फोटो, उनका ब्लड ग्रुप, पता और नाम के अलावा एक QR कोड भी दिया जाएगा, जिसे स्कैन करके रेल यात्री वेंडर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुंबई से वाराणसी आए रेल यात्री वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट में परिवार के साथ खाना खा रहे थे। उसी वक्त जब वेंडर के ID कार्ड पर बने QR कोड पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने अपने मोबाइल के स्कैनर से उसे स्कैन किया और पता चला कि उनको खाना परोसने वाले का नाम श्रीकांत है और ये नाम वेंडर के गले में टंगे I कार्ड से मैच करता है। लिहाजा उन्हें लगता है कि रेलवे की तरफ से ये अच्छी मुहिम है, क्योंकि अक्सर रेल यात्री फर्जी वेंडर्स और गलत खान पान का शिकार हो जाते हैं। आई कार्ड का मेन रीज़न ही है कि लोग जहाँ काम कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी दिखती है। हाँ, ये हमारे यहाँ का काम करने वाला है। जैसे क्या है कि फ्रॉडर्स आके अपना काम करके निकल जाते हैं, तो अब फ्रॉडिंग करके जाएंगे तो जिम्मेदारी इनकी बनेगी। कोई कंप्लेन करेगा बाहरी और लोगों का, इनका ही नाम लगेगा। आई कार्ड बनने से सबसे अच्छी बात है कि ये अलग दिखेंगे, ये इनके ऊपर जिम्मेदारी अच्छी रहेगी, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। इस नए ID कार्ड के जरिए अब वैध वेंडर के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। वहीं एक दूसरे रेल यात्री का मानना है कि इससे रेल यात्रियों में वेंडर्स को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि QR कोड को स्कैन करके वेंडर्स की सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। ये एक अच्छी सुविधा है। इससे क्या होता है, जिससे कोई बाहर का आया, कुछ भी बेच के कुछ चला गया, चीटिंग किया, और ये आई कार्ड से कम ये पता चल जाएगा कि कौन है, कैसा है। कोई भी कंप्लेंट करना होगा तो ये उसकी एक पहचान होगी, हम उससे पहचान के माध्यम से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के रेल कोच रेस्टोरेंट में लोगों को खाना परोसने वाले वेंडर्स श्रीकांत और अजीत का कहना है कि नया ID कार्ड पाकर वो काफी खुश हैं, क्योंकि इससे वो खुद को सुरक्षित तो मान ही रहे हैं, साथ ही उनकी पहचान भी पुख्ता हो गई है। कार्ड सर बहुत बेटर है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बारकोड भी है कि सारा डिटेल इसमें आप क्वेरी कर सकते हैं। बाकी सब नाम, मोबाइल नंबर सारा बारकोड से ही पूरा आपका निकल जाएगा, पूरा डिटेल। कार्ड सर अच्छा है। नाम है, पता है, सारा कुछ इसमें नाम है, मोबाइल नंबर है, सारा कुछ आपका फिलअप इसमें है। बारकोड ये दिया गया है, इस बारकोड में आप सारा डिटेल हासिल कर सकते हैं। हम सब यहाँ बेंडिंग काम करते हैं। यहाँ ये आई कार्ड हमको इशू किया गया है, इसमें साथ पूरा पता है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड भी है। जी जी।
इससे क्या फायदा हो रहा है आप लोग को? क्या लग रहा है इससे क्या क्या अच्छा हो रहा है इसके जरिए? इसके जरिए साहब कोई दूसरा नहीं, मतलब वो पहचान है ये कि इससे जो है कोई वैसा नहीं कोई काम कर पाएगा। QR कोड बेस्ड आई कार्ड जारी करने के पीछे के मकसद के बारे में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के निदेशक अर्पित गुप्ता ये बताते हैं कि पहले इश्यू किए गए आई कार्ड में समानता नहीं थी। लाइसेंस धारक अपने हिसाब से ID कार्ड बनवाते थे, जिससे पहचान करना मुश्किल होता था। लेकिन अब किसी वेंडर की जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हर लाइसेंसी अपने हिसाब से जो है वो ID कार्ड जो बनवाता था, किसी में फ़ोटो क्लियर नहीं आती थी या किसी में कई बार एड्रेस पूरा नहीं आता था या कुछ और पर्टिकुलर्स हैं वो नहीं आते थे। तो जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी जो नई निकली, कमर्शियल सर्कुलर निकला और जो मंडल कार्यालय से हमको आदेश प्राप्त हुआ, तो उसके तहत हमने नए फॉर्मेट में जो है ये ID कार्ड्स बनवाए हैं। तो जितने भी हमारे वेंडर्स हैं रेलवे स्टेशन पर, उनके सभी के पास जो है एक यूनिफॉर्म साइज़, एक यूनिफॉर्म कलर, एक यूनिफॉर्म जो उसका टेक्स्ट है वो सब रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो ID कार्ड होगा। उसमें 2-3 जो खास फीचर्स नए किए गए हैं कि एक तो जो व्यक्ति है जिसका ID कार्ड बना है उसकी फ़ोटो जो है वो काफ़ी बड़ी की गई है ताकि उसकी जो पहचान जो सत्यापित करनी है वह आसानी से हो सके। इसके अलावा उस कार्ड में एक QR कोड दिया गया है। उस QR कोड को स्कैन करते ही उस व्यक्ति की जो सारी जानकारी है वह अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि वो QR कोड यूनिक है तो उससे जो कोई एक डुप्लीकेट ID कार्ड बनाने का जो रहता है तो उस पर भी थोड़ा सा उसकी रोकथाम। यानी इस QR कोड वाले आई कार्ड से ये फायदा होगा कि फेक ID कार्ड पर अंकुश लगेगा और कोई भी रेल यात्री स्कैन करके वेंडर की पहचान को वेरीफाई कर सकता है और देख सकता है। कहने का मतलब है कि अब रेल यात्रियों से कोई फर्जी वेंडर ठगी नहीं कर सकेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 314 अंकों पर 81,101 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 95 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 24,869 पर पहुंच गया। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में 5,080 रुपए की उछाल आई। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,12,750 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 2,800 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,28,800 रुपए हो गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 3 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 88 रुपए 12 पैसे हो गई। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक कंपनी के अपने स्टाफ को दिए जाने वाले स्पेशल बोनस की। चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को फिट रखने के लिए अनोखी स्कीम शुरू की है, जो कि काफी चर्चा में आ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एक टेक कंपनी अपने कर्मचारियों को वजन घटाने के लिए बोनस दे रही है। Insta360 के नाम से जानी जाने वाली चीन की इस कंपनी वेट लॉस चैलेंज के तहत हर साल 10 लाख युआन यानी कि लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए बोनस देने की घोषणा की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के इस अभियान का मकसद स्टाफ को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। वेट लॉस चैलेंज के लिए रजिस्टर्ड कर्मचारी को प्रत्येक आधा किलोग्राम वजन घटाने पर 500 युआन यानी कि 6100 रुपए बोनस के तौर पर मिलते हैं। इस साल शी याकी नाम की एक जेनजी महिला कर्मचारी ने वेट लॉस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस महिला कर्मचारी ने 90 दिन में 20 किलोग्राम वजन घटाकर 20,000 युआन यानी कि करीब 2,47,000 रुपए बोनस जीते हैं। वेट लॉस चैंपियन बने इस कर्मचारी ने कंट्रोल डाइट और रोजाना 1.5 घंटे एक्सरसाइज करके ये उपलब्धि हासिल की। चीन की ये कंपनी साल 2022 से वेट लॉस चैलेंज अभियान चला रही है और अब तक 20 लाख युआन यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए स्टाफ को बोनस में दे चुकी है। पिछले 1 साल में ही कंपनी के 99 कर्मचारियों ने 950 किलोग्राम वजन घटाया और उन्हें बोनस में 10 लाख युआन यानी कि 1 करोड़ 23 लाख रुपए मिले। दिलचस्प बात यह भी है कि इस अभियान में हिस्सा लेने वालों पर पेनल्टी यानी कि जुर्माना भी लगता है। अगर कोई कर्मचारी दोबारा अपना वजन बढ़ा लेता है तो उस प्रति आधा किलोग्राम वजन बढ़ने पर उसे 800 युआन यानी कि 9,800 रुपए कंपनी को देने होते हैं।
हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक इस अभियान में हिस्सा लेने वाले किसी भी कर्मचारी पर जुर्माना लगने की नौबत नहीं आई। जाहिर है कंपनी की तरफ से कर्मचारियों में हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए ये एक अच्छी पहल है। इससे लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बेहतर होती है। इस पहल को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। एम्प्लॉय फिट रहेंगे, वर्क ज़्यादा करेंगे, बढ़िया मोटिवेट होएगी कंपनी वालों तो एम्प्लॉय और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं उन्होंने फिट रहने के लिए। फिटनेस के लिए पैसे मिल रहे हैं। हाँ, फिटनेस के लिए पैसे मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, ये नहीं कि वो तुम्हारी पर्सनल फिटनेस के लिए दे। फिलहाल हम लोग जॉब कर रहे हैं अभी। हाँ, अगर चीन से अगर पैसा मिल रहा है तो अच्छी बात है कि हम आप शरीर आप फिट रहेंगे, हाँ स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया रहेगा। अब आप फ्री में पैसा बांटोगे, ऐसा थोड़ी ना फ्री में ही अब सब लुक चल रही है, फ्री में सब आओ लुक को, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। जिसको अपनी मर्जी, जो फिट रहना चाहता है वो रहे, जो नहीं रहना चाहता नहीं रहे। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चॉइस है। आप जितना खाना खा रहे हो आप ही सोचोगे ना कितना पेट मेरा भर जाएगा, और कौन सोचे आपके बारे में। अपने ऊपर खुद निर्भर रहो, अपने सेहत बनाने, रनिंग करो, जिम जाओ, वो सब मारो। इसलिए यार कंपनी ये बोले कि ठीक है आप जिम जाओ, आपके जिम की फीस हम भरेंगे। हाँ, वो कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी दे रही है तो वो अपनी मर्जी से दे रही है। अब उसमें उसका बेनिफिट होगा। अब मेरा तो इसमें मेरा भी बेनिफिट है, कंपनी दे रही है तो कंपनी का इसमें कुछ होगा ना, फ्री में नहीं मिलना चाहिए। भाई किसी भी मेट्रो स्टेशन में उतरोगे सबसे पहले तो बर्गर, पिज़्ज़ा, पराठे, गोलगप्पे यही मिलेंगे तो आदमी फिट रहेगा कैसे। और वैसे भी किसी भी जिम में चले जाओ भाई, मेंबरशिप देखो 50,000 से तो स्टार्ट है 1 साल के लिए मिनिमम, तो आदमी फिट रहेगा कैसे। पैसे मिलने चाहिए, पैसे गवर्नमेंट, पैसे अगर किसी चीज़ में कंपनी पैसे दे, हाँ वो कंपनी दे रही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। देखो सबसे पहले तो अपना बेनिफिट है ना, अगर अपना बेनिफिट हो रहा है तो एम्प्लॉय के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। मुझे पता है मेरी कंपनी में गार्ड जॉब करता है, गार्ड गेट पे खड़ा होता है, मोटा है, उसमें खड़ा होकर भगा नहीं जाता। अगर वो फिट रहेगा तो वो भगेगा भी और रक्षा करने के लिए सतर्क रहेगा, तो उसको पैसे मिलने चाहिए। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन किया। इसका राजस्थान के कोटा में शौर्य वंदन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर मोटिवेशनल सेशन के तहत यहां भारतीय सेना के हथियार और उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगी। इसका 10,000 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट्स ने दीदार किया। साथ ही सेना की तरफ से छात्रों में जोश और जज्बा भी भरा गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो प्रदर्शन किया, उस पर हर देशवासी गर्व कर रहा है। और ये शौर्य वंदन का प्रदर्शन है, जिसमें भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों और अत्याधुनिक तकनीकों से रूबरू होने का स्टूडेंट्स को मौका मिला। राजस्थान के कोटा में जवाहर नगर स्थित एलन सत्यार्थ कैंपस में लगाई गई इस प्रदर्शनी में स्टूडेंट्स हथियारों को देखकर बेहद रोमांचित हो रहे थे। वो हाथ में हथियार लेकर उसे आजमाने की कोशिश करते नजर आए तो सेना के जवान उन्हें इनके बारे में जानकारी देते दिखे। हथियारों और उपकरणों की इस प्रदर्शनी में राइफल्स, माइंस, रोबोट आकर्षण के मुख्य केंद्र रहे। शौर्य वंदन ऑपरेशन सिंदूर मोटिवेशनल सेशन के तहत यहाँ हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी के अलावा सशस्त्र बलों के प्रति गौरव और प्रशंसा का भाव जगाते हुए स्टूडेंट्स को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC मेजर जनरल संजय चंद्र कांडपाल स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते दिखे। वो स्टूडेंट्स को टारगेट पर फोकस करते हुए काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करने की सीख देते नजर आए। Work is what? Is hard work, smart work, teamwork, and जुगाड़, नेटवर्क। आपस में नेटवर्किंग भी तो करनी पड़ती है ना, तो तभी काम होता है। नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, सुना है? नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना कभी अखरता, है ना? हार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी पर सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू थ्रू नेचर। तो चींटियां देखो, आप अपने वेट से डबल वेट का खाना, वो आप लोगों ने जो फेंक दिया था कुरकुरा, उसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है? और ये विंटर स्टॉकिंग कर रही है, सर्दियां आएंगी, उनको जाकर अपने खड्डे में छुपा के रख देंगे, और फिर
ये खाएंगे। कैसे देखो ब्रिज बना रही है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज दैट नेचर टीचेस अस सो मेनी थिंग्स। ये देखो आप कितना बढ़िया बीज का सिस्टम है, कैसे इन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, क्या किया है। मेजर जनरल कांडपाल ने स्टूडेंट्स को तरह तरह का उदाहरण देकर सेवा भाव की अहमियत समझाने की कोशिश की। फौज ने भी मधुमक्खियों से बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? मधुमक्खी जब काटती है तो क्या होता है? जोर से बोल यार, तुम मर जाती है। तो उसका कहने का क्या मतलब है? लास्ट मैन लास्ट राउंड। ये हमारी आर्मी ने मधुमक्खी से सीखा। मधुमक्खी एक बार काट लेती है, तब तक आपको काटती रहती है जब तक वो मर न जाए। तो सी वो कितनी डेडिकेटेड सोल्जर है। इस कार्यक्रम में कोचिंग में पढ़ रहे शहीद परिवारों से आने वाले 5 स्टूडेंट्स को सम्मानित भी किया गया। देश के जवान और इतने बड़े ऑफिसर कुछ बोलते हैं तो मोटिवेट तो सर हो ही जाते हैं। सर ने पूरा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। सर पिताजी के दिया गया पूरा सर्टिफिकेट। सर पिताजी हमारे सीआरपीएफ में थे 73 बटालियन में। वो श्रीनगर में एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में दिया गया, उनकी वीरता के लिए। अपनी सेना के अदम्य साहस और वीरता की जानकारी न सिर्फ हर देशवासी को होनी चाहिए, बल्कि उनमें सेना की तरह ही जोश और जज्बा होना चाहिए। इस कार्यक्रम का मकसद कुछ ऐसा ही था। पहले तो आपने देखा कि बहुत बढ़िया हथियारों की प्रदर्शनी करी है जो सुबह से बच्चे देख रहे हैं, और साथ में आज जो ये मोटिवेशन बच्चों को, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर किसी भी देशवासी को मिलता है तो आर्मी से मिलने पे मिलता है, क्योंकि हमारे देश के लिए असली काम ये करते हैं, जान तक देना। तो आज उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और जो दूसरी बातें करी हैं वो निश्चित ही बहुत ही मोटिवेटिंग है। और ये जो बच्चे हैं, भारत के जो भविष्य हैं, इनके लिए इस तरह के सेशंस होना, इनको आज जो स्ट्रेस हम जिसकी बात करते हैं बच्चों में, उसको रिलीव करने का सबसे बढ़िया तरीका। इस कार्यक्रम के जरिए सशस्त्र बलों की उभरती क्षमताओं और समकालीन चुनौतियों से राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्परता से परिचित कराया गया। इसके अलावा देश के रक्षकों और युवाओं के बीच समझ को बढ़ाने के साथ ही इस कार्यक्रम से युवाओं के लिए सेना की जानकारी को आसान बनाने की कोशिश की गई। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।